कभी सोचा है कि कोई देश सिर्फ 10 साल में मतलब एक दशक में खुद को पूरी तरह से बदलकर दुनिया के सामने एक नए अंदाज में पेश कर सकता है? भारत एक ऐसे ही जबरदस्त बदलाव के दौर से गुजरा है। आज हम यही समझेंगे परत दर परत कि आखिर यह सब हुआ कैसे और कौन सी ताकतें इस तेज रफ्तार तरक्की के पीछे थीं। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत सीधे एक नंबर से करते हैं, 39वां। अब ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में आज भारत की पोजीशन है। अब जरा इस नंबर की अहमियत समझिए। देखिए, 2014 में भारत 81वें पायदान पर था। सिर्फ एक दशक में 42 पायदानों की ये छलांग, ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं बल्कि एक जबरदस्त उछाल है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, इस तूफानी बदलाव के पीछे का राज क्या है? आइए इसी को समझते हैं। इस बदलाव की कहानी का पहला और सबसे मजबूत स्तंभ है भारत की अर्थव्यवस्था। ये वो आर्थिक बुनियाद है, वो इंजन है जिसने बाकी हर तरक्की को मुमकिन बनाया है। ये ग्राफ सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि विकास की एक असाधारण कहानी कहता है। सोचिए, आज़ादी के समय लगभग $25 बिलियन की अर्थव्यवस्था से आज लगभग $3.9 ट्रिलियन तक। ये सिर्फ विकास नहीं, ये एक तरह का आर्थिक विस्फोट है जिसने भारत को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया है। लेकिन बात सिर्फ इकोनॉमी के साइज की नहीं है, इसकी रफ्तार की भी है। 7% से ज्यादा की सालाना विकास दर के साथ भारत आज दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो इस आर्थिक इंजन को पावर कहां से मिल रहा है? ये 4 मजबूत स्तंभों के एक साथ काम करने का नतीजा है। पहला, दुनिया का भरोसा, जो $90 बिलियन से ज्यादा के विदेशी निवेश में दिखता है। दूसरा, देश के अंदर की नई सोच, जिसने हमें दुनिया के टॉप 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम में पहुंचाया। तीसरा है डिजिटल क्रांति, जिसकी अगुवाई यूपीआई कर रहा है, जहां हर महीने 12 अरब से ज्यादा लेन देन होते हैं। और चौथा और शायद सबसे जरूरी, लोगों को जोड़ना। 50 करोड़ नागरिकों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़कर उन्हें देश की मुख्य अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनाया गया। अच्छा, अर्थव्यवस्था की ये तेजी जमीन पर कैसे दिख रही है? इसका जवाब है देश के बुनियादी ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर में हो रहे जबरदस्त बदलावों में। भारतमाला परियोजना को सिर्फ डामर और कंक्रीट की सड़कों के तौर पर मत देखिए, इन्हें देश की नई जीवन रेखाओं मतलब नई लाइफलाइंस की तरह समझिए। ये वो आर्थिक गलियारे बना रही हैं जो देश में सामान और लोगों की आवाजाही को पहले से कहीं ज्यादा तेज और आसान बना रहे हैं। जहां पहले 300 जिले 4 लेन हाईवे से जुड़े थे, अब ये संख्या बढ़कर 550 हो जाएगी, जिससे हाईवे पर माल ढुलाई की क्षमता दोगुनी हो रही है। तो अब एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल उठता है कि इतने बड़े पैमाने पर हो रहे विकास और निर्माण के लिए एनर्जी यानी ऊर्जा कहां से आ रही है? और इसका जवाब यकीन मानिए हैरान करने वाला है और भविष्य की एक बहुत मजबूत तस्वीर दिखाता है। भारत अपनी बिजली की कुल जरूरत का 50% से ज्यादा हिस्सा गैर जीवाश्म ईंधन यानी रिन्यूएबल एनर्जी से पूरा कर रहा है। और कमाल की बात तो यह है कि भारत ने 2030 के अपने लक्ष्य को 5 साल पहले ही हासिल कर लिया है। ये एक हरित भविष्य की ओर एक बहुत बड़ा कदम है। खास तौर पर सौर ऊर्जा के क्षेत्र में तो भारत ने दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है और आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि इस बात का सबूत है कि भारत अपने विकास को पर्यावरण के साथ जोड़कर आगे बढ़ रहा है। हमने अर्थव्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, लेकिन किसी भी देश की असली ताकत और सबसे बड़ी दौलत तो उसके लोग होते हैं ना। तो चलिए अब देखते हैं कि भारत अपनी मानव पूंजी यानी ह्यूमन कैपिटल में कैसे निवेश कर रहा है। आयुष्मान भारत ये सिर्फ एक सरकारी योजना का नाम नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ एश्योरेंस प्रोग्राम है। ये योजना 50 करोड़ लोगों यानी देश की लगभग 40% आबादी को स्वास्थ्य सुरक्षा देती है। इस संख्या को सही मायने में समझने के लिए जरा सोचिए, ये अमेरिका और पूरे यूरोपियन यूनियन की कुल आबादी से भी ज्यादा है। ये एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो करोड़ों परिवारों को गंभीर बीमारी के कारण होने वाले आर्थिक संकट से बचाता है। स्वास्थ्य की तरह ही देश के युवाओं के लिए बेहतरीन शिक्षा के दरवाजे भी खोले गए हैं और ये कोई मामूली बढ़ोतरी नहीं है। देश के सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थान IITs की संख्या 16 से बढ़कर 23 हो गई और मेडिकल के सबसे बेहतरीन संस्थान एम्स की संख्या 7 से बढ़कर 22 यानी 3 गुना से भी ज्यादा हो गई है। ये कदम देश के लिए हुनरमंद प्रोफेशनल्स की एक नई पीढ़ी तैयार कर रहा है और इन निवेशों का असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दिख रहा है। नतीजा,
एशिया के बेहतरीन विश्वविद्यालयों की QS रैंकिंग में भारत ने लगातार दूसरे साल चीन को पीछे छोड़ दिया है। इस लिस्ट में भारत के 162 संस्थान शामिल हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब बात विज्ञान की, खासकर बायोटेक्नोलॉजी की। भारत की बायो इकोनॉमी ने एक शानदार छलांग लगाई है। सिर्फ एक दशक में ये $35 बिलियन से बढ़कर $80 बिलियन से भी ज्यादा की हो गई है, यानी 2 गुने से भी ज्यादा की बढ़ोतरी। लेकिन ये सिर्फ बढ़ते हुए आंकड़े नहीं हैं, बल्कि जमीन पर किए गए वो काम हैं जिनका असर दुनिया देख रही है। चाहे वो दुनिया की पहली थर्मोस्टेबल mRNA वैक्सीन बनाना हो या HPV के खिलाफ स्वदेशी टीका विकसित करना हो, जेनेटिक मेडिसिन में भी भारत नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। इन्हीं वजहों से आज भारत को सही मायनों में दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है। तो देश के अंदर की ये मजबूती अब दुनिया के मंच पर भारत के बढ़ते प्रभाव के रूप में कैसे नजर आ रही है? चलिए अपने इस विश्लेषण के इस आखिरी हिस्से में इसी को समझते हैं। भारत की विदेश नीति का आधार एक बहुत ही खूबसूरत प्राचीन दर्शन है, वसुधैव कुटुंबकम। इसका मतलब है कि पूरी दुनिया एक परिवार है, और यही सोच भारत के वैश्विक नजरिए को दिशा देती है। और ये सिद्धांत सिर्फ किताबी बातें नहीं, बल्कि भारत की कूटनीति में साफ झलकता है। चाहे वो G20 में अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्य बनाने की पैरवी करना हो, ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस बनाना हो, या फिर ग्लोबल साउथ की एक मजबूत आवाज बनना हो, भारत का हर कदम इसी सबको साथ लेकर चलने की भावना से प्रेरित है। वैश्विक मंच पर एक जिम्मेदार शक्ति बनने के लिए मजबूत रक्षा क्षमता भी जरूरी है। इस क्षेत्र में भारत ने एक बड़ा रणनीतिक बदलाव किया है, आयात पर निर्भरता कम करके स्वदेशी तकनीक से अत्याधुनिक सैन्य उपकरण बनाने का। और इस रणनीति के नतीजे ठोस और प्रभावशाली हैं। INS विक्रांत को देखिए, भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत जो समुद्री शक्ति का एक बड़ा प्रतीक है। या फिर आकाश और ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम्स जो रक्षा क्षेत्र में भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता को साबित करते हैं। इनमें से हर एक प्रोजेक्ट रणनीतिक स्वतंत्रता हासिल करने की दिशा में एक मील का पत्थर है। तो हमने देखा कि कैसे पिछले एक दशक में भारत ने हर मोर्चे पर बदलाव की एक नई और मजबूत कहानी लिखी है। अब आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। जैसे जैसे भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, तो एक आर्थिक, वैज्ञानिक और कूटनीतिक शक्ति के रूप में इसका उदय आने वाली पीढ़ी के लिए दुनिया की व्यवस्था को किस तरह से बदलेगा।